जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इज़राइल और कतर के बीच में ये जो टेंशन अभी देखने को मिल रहा है हमें 9 सितंबर के अटैक के बाद, क्या इज़राइल सच में फँस चुका है अब? क्योंकि इसके बाद जो एक्शन कतर की तरफ से होने वाले हैं या जो कॉन्सिक्वेंसेज़ आने वाले हैं इज़राइल के ऊपर, वो कोई छोटे-मोटे कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं होंगे। सारे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो एक होते हुए दिख रहे हैं। और इज़राइल के इस अटैक को सभी लोगों ने कंडेम किया है। इवन यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने भी के जितने भी 15 कंट्रीज़ हैं, उन सब लोगों ने इस एक्ट को कंडेम किया है। कहा जा रहा है कि भाई कतर का ये कहना है कि कतर के सोवरेनिटी पे अटैक हुआ है। ये किसी हमास के लीडर पे अटैक नहीं हुआ है। ये अटैक सोवरेनिटी पे हुआ है, कतर के सोवरेनिटी पे अटैक हुआ है। तो चलिए मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मैटर क्या है। जो लोग मुझे इस पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 9 सितंबर को इज़राइल ने हमास के चीफ, जिसका नाम अल अली हया बताया जा रहा है, ये अभी करेंटली हमास को लीड कर रहा था। ये कतर में एक मीटिंग कर रहा था और कतर में हमास का ऑफिस है, वो उस बिल्डिंग में एकदम जो इज़राइल ने जो अटैक किया है ना, वो एकदम पिन पॉइंट पे अटैक किया है। और इस इज़राइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ध्यान दिया कि जहाँ पे वो अल हया मौजूद है, सिर्फ अटैक वहीं किया जाएगा। और बंकर बस्टर जो मिसाइल्स ये लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमास के लीडर हैं, वो जिस बिल्डिंग्स में उनका ऑफ़िस होता है या कुछ भी होता है, उन वो ज़्यादातर बेसमेंट में ऑफ़िस बनाते हैं। मतलब अंदर अंडरग्राउंड काफ़ी फ्लोर नीचे, कि कोई बॉम्ब मारे तो ऊपर की बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन नीचे की जो बेसमेंट है वो उनकी सुरक्षित रहे। लेकिन इज़राइल ने क्या किया है, इज़राइल ने किया है कि बंकर बस्टर बॉम्ब बनाए मारे हैं। और बंकर बस्टर बॉम्ब की वजह से क्या होता है कि वो जो आपका बंकर होंगे अंदर जो बनाए होंगे, उसमें पहले वो पेनिट्रेट करता है, अंदर चला जाता है और तब जाके फटता है। तो फुल डिस्ट्रक्शन हो जाता है आपका बंकर का और अंदर जो आदमी है वो मारा जाता है। इसी बम का यूज़ करके F-35 से इन लोगों ने अ उसके हमास के लीडर को मारा है। मतलब एक्यूरेसी की कमाल ये देखिए कि बगल में एक गैस स्टेशन था, उस बिल्डिंग के, उसको छोड़ दिया गया है। बगल की जो बिल्डिंगें हैं, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। उस बिल्डिंग के एक उसी पॉइंट पे मारा गया है, जहाँ पे वो लीडर की मीटिंग चल रही थी। और इसमें आपको पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में इज़राइल की जो एजेंसीज़ हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। इज़राइल को एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता था कि कहाँ पे अल हया बैठा हुआ है, कहाँ पे वो है, और उसने एकदम एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे मारा। और एक सोचने वाली और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इज़राइल से दोहा, जो कि अभी कतर का कैपिटल है, जहाँ पे ये अटैक हुआ है, उसका डिस्टेंस लगभग 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर 15 फाइटर प्लेन्स आती हैं और एक उसके साथ बोइंग 707 रहता है, जो कि टैंकर, एज अ टैंकर रहता है, यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको एयर में ही रिफ्यूलिंग कर सकें। तो F-35 को रिफ्यूलिंग के लिए ये लोग बोइंग 707 प्लेन लेके आते हैं। अब ये जो 15 फाइटर प्लेन आए थे, देखिए काम तो एक ने किया है, लेकिन जो बाकी थे, वो बाकी के एरिया में स्प्रेड हो गए थे कि अगर कोई एक्शन या कोई रिटेलिएशन या कोई भी रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है कतर की तरफ से, तो हम उस पे रिस्पॉन्स कर सकें। उसके लिए इन लोगों ने पूरी फील्डिंग बनाई है। फिर जैसे ही ये काम हुआ है, ये कतर से बाहर निकले हैं। और जो सी होता है, आपको भी पता है कि भाई 14 नॉटिकल माइल्स के बाद किसी भी कंट्री का जो एक सी में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो जो इंटरनेशनल एयर है, वो इंटरनेशनल एयर में आ करके इन लोगों ने अपनी जो फाइटर प्लेन्स थी उसको रिफ्यूल किया है और फिर ये 2000 किलोमीटर वापस इज़राइल गए हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी कमाल की बनाई है इज़राइल ने, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भले कतर ने इज़राइल के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है या कोई भी अभी अटैक की बात नहीं कर रहा है, लेकिन इज़राइल को ये बात समझना होगा कि कतर कोई हल्की कंट्री नहीं है। कतर के पास इज़राइल से ज़्यादा पैसा है। कतर यूएस का एक मजबूत एलाई है। भारत
इवन कतर का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल बायर है। गैस हम लोग गैस और ऑयल खरीदते हैं हम लोग कतर से। आप कतर से हमारे संबंध कैसे हैं इसी बात से समझिए कि अगर आपको कतर जाना है तो यू डोंट नीड पासपोर्ट वीज़ा। आपको वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, आप जाइए आराम से। आपको वहाँ जाते जैसे हम लोग थाईलैंड की बात करते हैं, थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल हो, वैसे ही कतर में भी है। कतर के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पासपोर्ट उठाइए, टिकट करवाइए और पहुँचिए कतर, कतर में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक कंट्री भारत के साथ उसका कितना क्लोज रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात पे ट्वीट करके कहा है कि इज़राइल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कतर हमारा एक मजबूत एलाय है। अब बात आप ये करेंगे कि देखो हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑफिस कैसे कतर में है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 में अमेरिका ने कतर को कहा था कि आप अपने यहाँ इस तरह के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको अलाउ करिए कि वो अपना एक ऑफिस खोल सकें। अब ऑफिस क्या किस लिए चाहिए भाई? वो ऑफिस इसलिए चाहिए कि बैकडोर जो टॉक्स होती है, जैसे तालिबान है, तालिबान का भी ऑफिस कतर में था, तो अभी भी है। तो जो भी बैकडोर टॉक होता है, कोई भी जो जैसे अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि नेगोशिएशंस नहीं हो रहे होंगे? बैकडोर टॉक्स हमेशा चलते रहती है। पीछे के दरवाजे से सब लोग बात करते हैं, बात अगर बन जाती है तो उसको ऑफिशियल किया जाता है। तो वही चीज़ अमेरिका का कहना था कि इन जो भी ये एजेंसियाँ हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आप अपने यहाँ अलाउ करो, ऑफिस खोलने का 2012 में कहा था। अमेरिका का बेस है कतर में, अमेरिका के लगभग 15,000 के लगभग सैनिक जो हैं वहाँ पे रहते हैं। और सोचिए कि ये दोहरापन जो है अमेरिका का, कि एक तरफ तो वो कतर को कह रहा है कि हम आपके ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, इजराइल को कह रहा है कि कतर हमारा बहुत अच्छा एलाई है, इसका ध्यान रखा जाए। और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं करता है कि हाँ, इजराइल को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, इजराइल को फुल सपोर्ट करता है। उसके मिनिस्टर्स इजराइल में बैठे होते हैं जिस टाइम में कतर इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा होता है अमेरिका से। सोच के देखिए कि अब आज के डेट में जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो सारी अरब कंट्रीज़ एक होती दिख रही हैं और उनका कहना ये है कि इज़राइल ने जो चीज़ किया है, वो अब्राहम अकॉर्ड का उल्लंघन है। एक तरह का ये इंटरनेशनल क्राइम है जो इज़राइल ने किया है और इसके लिए इज़राइल को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इनके ऊपर कमर्शियल सैंक्शन लगाए जाएँ, ऐसा माँग वो कर रहे हैं। ठीक है? आगे क्या होगा ये पता नहीं। अब आप कहोगे कि यार कतर के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, कतर की धरती पे इतना बड़ा अटैक हुआ, भले कतर के लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन सिविलियंस मरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं है। इवन एक कतर का एक ऑफिसर है, वो भी मर गया है उसमें। तो बहुत सारे लोग हैं जो कतर के लोगों ने भी जान गँवाई है। लेकिन कतर अभी तक चुप क्यों बैठा है? ईरान ने तो अटैक कर दिया था, ईरान ने तो बमबारी कर दी थी पूरी इज़राइल के ऊपर। कतर क्यों चुप बैठा है? कतर के पास क्या औकात नहीं है? बिल्कुल औकात है। कतर के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो इज़राइल के ऊपर बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है। लेकिन ये सारे अरब देश एक साथ क्यों नहीं आते हैं? देखिए, पहले भी ये इज़राइल से पिट चुके हैं। इनको पता है कि अगर हम एक होंगे भी तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है कि हम इज़राइल को उसकी टेक्नोलॉजी के मामले में उसको हम पीछा छोड़ सकें। दूसरी बात, इज़राइल पहली अरब कंट्री ऐसी हैं कि उनके अंदर ही अंदर इंटरनली उन लोगों में ही दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिमों का, वो सारे मुस्लिम कंट्री उसमें जुड़े हुए हैं और सारे मुस्लिम कंट्री में जैसे टर्की है, वो अपने आप को प्रोक्लेम लीडर कहता है, वो मानता है कि मैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हूँ। कतर अपने आप को चैलेंज करता है, सऊदी अरबिया अपने आप को मान बैठा है और पाकिस्तान भी उस रेस में है। पाकिस्तान भी चाहता है कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ का जितने भी ओआईसी के कंट्रीज़ हैं, उनका वो लीडर चुना जाए। तो अच्छा है पाकिस्तान के पास एटलीस्ट फंड नहीं है। अगर पाकिस्तानियों के हाथ में पैसा आ जाए, तो पता नहीं ये क्या करें। खैर शहबाज शरीफ भी पहुँचे हुए थे कतर, उन्होंने भी कंडेम किया इस चीज़ को कि भाई हम आपके साथ हैं। अब पता नहीं वो कौन-सा साथ देने की बात कर रहे थे। शायद हो सकती है कि वहाँ भी कोई डील उन्होंने कतर के साथ की होगी, कुछ पैसे-वैसे हमें दो, हम देख लेंगे बाकी। तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। बाकी क्या इज़राइल के ऊपर इसका असर होगा? तो मैं कहूँगा इज़राइल के ऊपर डायरेक्टली कोई असर होने वाला है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि यूएस के द्वारा थोड़ा प्रेशर बनेगा इज़राइल के ऊपर, बट इज़राइल का कहना क्लियर है कि अगर कोई हमास के किसी भी लीडर को अपने यहाँ जगह देगा,
तो हम उसकी बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, हम ये नहीं देखेंगे, वो चाहे कोई भी कंट्री हो, हम उसको घुस के मारेंगे। अगर आप हमारे दुश्मन को पनाह दोगे अपने यहाँ, तो हम बॉम्ब मारेंगे, ऐसा इज़राइल का स्टेटमेंट अभी तक आया है। इस जो मैटर है ये, इस पे और भी अपडेट आने वाला है, क्योंकि इससे ना पूरे मिडल ईस्ट में टेम्परेचर बढ़ चुका है। मिडल ईस्ट में गर्मी बढ़ चुकी है बॉस, और चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो चुके हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या अरब कंट्रीज सब एक साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बात अगर ईरान की होती है तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया ध्यान नहीं देता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ईरान को पसंद नहीं करते हैं। उसके दो रीज़न हैं, एक तो ये है कि ईरान जो है वो शिया मुस्लिमों का कंट्री है। दूसरी बात ये है कि ईरान, सब मानते हैं कि ईरान एक हॉस्टाइल कंट्री है। ईरान ईरान ने हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रखा है, और हर तरह के जो आपकी एक अरब कंट्रीज़ हैं, उसमें कोई ना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान पालता है, और ईरान उनके थ्रू एक जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनके रेबेलियन ग्रुप्स के द्वारा, उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसलिए ईरान पे जब अटैक होता है, तो अरब कंट्रीज़ रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन बात यहाँ कतर की हो रही है, और कतर कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा है, तो सब आपके दोस्त हैं। तो वही चीज़ है, लेकिन अंदर ही अंदर अरब कंट्रीज़ के बीच में ये ज़रूर हो रहा है कि मैं टॉप पे हूँ, तो मैं टॉप पे हूँ। ये चीज़ का कॉम्पिटिशन उनके बीच में बहुत डीप है, तो उस चीज़ से भी निकलना थोड़ा मुश्किल है। इस न्यूज़ पे और भी अपडेट्स आएँगे, मैं आपको और भी अपडेट देता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और